हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर्स सेशन में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 13 मई 2022 और आज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर हम पैनी नजर रखेंगे। दोस्तों, इस सेशन में मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, दिल खोल करके आपको शेयर भी करना है हमारा, अगर आपको एफर्ट पसंद आता है, और लाइक भी करना है। यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का बॉर्नवीटा आप सभी के लिए रहा। अगर अब भी खून ना खोला तो खून नहीं, वो पानी है। जो जवानी अपने देश और माँ बाप के काम ना आए तो बेकार वो जवानी है। आप सोचिए कि आपका जन्म किस लिए हुआ। क्या आप ऐसे ही अपना जीवन को गुजारना चाहते हैं? कुछ तो करो, कुछ तो बड़ा करो, कुछ तो सोचो। क्या ऐसे ही आपका जीवन कट जाएगा? नहीं, आप अच्छा करेंगे, आप बड़ा करेंगे। आप अपने आप से संकल्प कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला धुआंधार प्रश्न आपके सामने है, तो ध्यान से सुनना है और हर एक पॉइंट को नोट करना है। दोस्तों, हाल ही में अगले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? हु विल बी द नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर? तो दोस्तों, हाल ही में राजीव कुमार को अगला मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। ये किनका स्थान लेंगे? ये सुशील चंद्रा जी का स्थान लेंगे। अब आपसे सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये पूछा जा सकता है कि किस नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे? तो ये 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। दोस्तों, राजीव कुमार को ये बनाया गया है और ये 15 मई को कार्यभार को ग्रहण करेंगे। ये जानकारी हमें किसने दी है? केंद्रीय कानून मंत्री, इनका क्या नाम है? किरण रिजिजू ने इन्होंने ट्विटर पर जानकारी दी है। दोस्तों, इन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि संविधान के आर्टिकल 324 के खंड 2 के अनुसरण के अनुसार राजीव कुमार को 15 मई 2022 से मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अब आइए और भी चीजों का पोस्टमार्टम करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि राजीव कुमार सुशील चंद्रा जी की जगह लेंगे, जो कि 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बात करें फ्रेंड्स, तो उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। 1989 में 1989 में इसकी संख्या बढ़ा दी गई। पहले केवल एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो भारत है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के देशों में शामिल है और इसको संभालने के लिए और भी आयुक्तों की जरूरत पड़ी, इसलिए आयुक्तों की संख्या बढ़ा दी गई। 2 अन्य आयुक्त भी नियुक्त किए गए। देखिए, प्रेजेंट में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हैं और अन्य आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे हैं। राजीव कुमार 15 मई को अपना पद ग्रहण करेंगे। यहाँ पे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये संवैधानिक निकाय है। इसके अलावा ये परमानेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है और एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रिया के संचालन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इन्हें प्रोवाइड की गई है। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अब आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसका कार्य क्या है? इसका सबसे बड़ा कार्य है भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं, देश के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव का संचालन करना। देखिए दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, संवैधानिक प्रावधानों के बारे में भी जान लेते हैं। हमारे संविधान में निर्वाचन आयोग के बारे में किस भाग में बताया गया है? भाग 15। किसमें? भाग 15, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। दोस्तों, अब मैं आपको एक एक करके हर एक आर्टिकल के बारे में डिस्क्रिप्शन देने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो 324 में क्या लिखा हुआ है? निर्वाचन आयोग में चुनाव के संदर्भ में निहित दायित्व, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। ठीक है, अब 325 में देख लेते हैं। तो 325 में ये कहा गया है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या फिर लिंग के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल ना करने और इनके आधार पर मतदान के लिए आयोग नहीं ठहरा सकते। देखिए, 326 के बारे में क्या बताया गया, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हर वो व्यक्ति जो 18 साल का हो चुका है भारत में क्या कर सकता है दोस्तों? वोट डाल सकता है, उसे मताधिकार प्राप्त है। देखिए, पहले एज 21 वर्ष थी,
लेकिन हमारे संविधान में 61वां अमेंडमेंट हुआ, 61वां अमेंडमेंट हुआ और उस अमेंडमेंट के तहत हमारी जो उम्र है 21 से घटाकर 18 कर दी गई वोटिंग राइट्स की। अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल है 327। इसमें क्या बताया गया है, जो भी चुनाव से संबंधित प्रावधान होंगे, उससे रिलेटेड मैटर होंगे या फिर कानून होंगे तो संसद में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। अगला आर्टिकल है 328। किसी भी राज्य की विधानमंडल को उनके चुनाव के लिए लॉ बनाने की शक्ति प्राप्त है 328 और 327 में सेंटर को इस शक्ति प्राप्त है। यही अंतर है, 327 में हम सेंटर की बात करेंगे और 328 में हम राज्य की बात करेंगे। देखिए 329 में क्या लिखा हुआ है, जो भी निर्वाचन से रिलेटेड मामले होंगे, जो भी मैटर होंगे, उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। देखिए सेकंड इंपॉर्टेंट बुलेट वाला प्रश्न आपके सामने रहा, ध्यान से सुनना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? When was इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है हर साल 12 मई को। कब मनाया जाता है? 12 मई को। अब सवाल ये उठता है कि नर्स दिवस किसकी याद में मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो ये मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर। दोस्तों इन्हें मॉडर्न नर्सिंग की संस्थापक भी माना जाता है। अब आइए जानते हैं इन्होंने क्या ऐसा योगदान दिया था कि इनकी याद पर नर्स दिवस मनाने लगे। तो दोस्तों इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस ने डिसीजन लिया था 1974 में कि 12 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाएगा। देखिए थीम याद रखना है, नर्स अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। देखिए इनका जन्म कहाँ पर हुआ? इनका जन्म इटली में हुआ। 1851 में वो कहाँ चली गई? जर्मनी चली गई और 1853 में इन्होंने लंदन में महिलाओं के लिए अस्पताल खोला। दोस्तों 1853 में एक युद्ध चल रहा था और इस युद्ध का नाम है क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का युद्ध शुरू हुआ और ये युद्ध 1855 तक चला। इसमें कौन कौन शामिल था, कौन कौन से देश थे? फ्रांस, ब्रिटेन, सर्डिनिया, टर्की और दूसरी तरफ रूस था। तो फ्लोरेंस 38 नर्सों के साथ तुर्की के एक मिलिट्री अस्पताल में सैनिकों की सेवा करती थी। वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। हाथ में ये लालटेन आप देख पा रहे हैं ना, हाथ में ये लालटेन लेकर मरीजों को देखने आती थी। इसी कारण इन्हें लेडी विथ लैम्प भी कहने लगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे दिवस की बात की है तो बहुत सारे प्रश्न दिवसों से संबंधित पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा हर एक पॉइंट को। देखिए मैंने आपको ये भी बताया था मई महीने में अब तक मनाए गए प्रमुख दिवसों में सबसे पहले मैंने आपको बताया था 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। दोस्तों 1 मई को मैंने आपको एक और घटना के बारे में बताया था, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स 3 मई को। तो 3 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। मई का जो भी पहला मंगलवार होगा उस दिन विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। कोयला खदान दिवस ये 4 मई को मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस, तो विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया जाता है। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक करके स्वर्ण पदक दिलाया था टोक्यो ओलंपिक्स में, तो वो 7 अगस्त को फेंका था, वो भी एक एथलीट है। तो अब 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस याद रखिएगा। विश्व थैलेसीमिया डे तो 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेड क्रॉस डे, 8 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस तो ये मनाया जाता है 11 मई को। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक का 10वां सत्र कहां पर आयोजित किया गया? वेयर वॉज द 10th सेशन ऑफ इंडिया ओमान ज्वाइंट कमीशन मीटिंग हेड? तो दोस्तों ये कहां पर आयोजित किया गया? दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। मैं आपको एक एक करके हर एक पॉइंट को समझाऊंगा। आइए जानते हैं भारत और ओमान के बीच में संबंधों को। तो दोस्तों भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक जो है सह अध्यक्षता पीयूष गोयल और ओमान की सुल्तान कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ ने की है। दोस्तों अब आपसे ये पूछा जा सकता है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर बताइए पीयूष गोयल जी को कौन सा मंत्रालय प्राप्त है? तो दोस्तों पीयूष गोयल को वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्रालय प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, दोनों देशों के बीच में ये देखा गया है कि 5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो व्यापार था वो बढ़कर 9.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। 48 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भारत आया है। अब आइए जानते हैं दोस्तों भारत और ओमान के बीच में कैसा रिश्ता है। भारत और ओमान के बीच में हाल ही में फरवरी महीने में, कब? फरवरी महीने में ईस्टर्न ब्रिज
6th हवाई अभ्यास हुआ, याद रखिएगा। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री ने 2018 में ओमान का दौरा किया और इन्होंने रक्षा, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय मुद्दों में दोनों देश के बीच में सहयोग को बढ़ाया। इसके अलावा दिसंबर 2019 में भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। भारत और ओमान ने समुद्री परिवहन समझौते पर सिग्नेचर किया। दोस्तों 2020 में भी हुआ है ओमान भारत मैत्री संघ, ओमान इंडिया फ्रेंडशिप एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसका क्या उद्देश्य है? व्यापार और सामाजिक समुदाय के बीच में आपसी हित के मामलों को बढ़ावा देना। अब यहाँ पे मैंने ओमान के बारे में कई बार नाम लिया। आप सोच रहे होंगे कि ओमान की लोकेशन कहाँ पर है, तो ये देखिए ओमान यहाँ पर है, ठीक है। ओमान की कैपिटल मस्कट है। यहाँ देखिए ओमान के ऊपर गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी है, इधर है अरब सागर, इधर देखिए पर्सियन गल्फ है, पर्सियन खाड़ी है। ये है सऊदी अरबिया, इससे लगा हुआ यमन, और ये है यूएई। दोस्तों भारत और ओमान के बीच में कौन से सैन्य अभ्यास होते हैं? तो यह देखिए आप, अल नगा सैन्य अभ्यास, नसीम अल बह नौसेना अभ्यास और ईस्टर्न ब्रिज वायुसेना अभ्यास। देखिए सैन्य अभ्यास की बात करें तो अल नगा और दूसरा नौसेना अभ्यास क्या है? नसीम अल, और ईस्टर्न ब्रिज जो है वायुसेना अभ्यास है। देखिए अगला बेहतरीन प्रश्न आपके सामने रहा, एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? तो दोस्तों गर्व कीजिए, भारत को चुना गया है एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ में। ये कहाँ पर हुआ है? ये कहाँ पर हुआ दोस्तों? फिलीपींस की कैपिटल मनीला में। यहाँ पर हुआ है कार्यकारी बोर्ड और महासभा की हाल में हुई बैठक के दौरान भारत को 2022-24 के लिए नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसके लिए? एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ के रूप में। दोस्तों भारत इसके पहले भी अध्यक्ष के पद पर रह चुका है, 2011 से 13 के बीच, 2014 से 16 तक। दोस्तों उपचुनाव आयुक्त का क्या नाम है? नितेश व्यास नाम है। इनकी अध्यक्षता में भारत के चुनाव आयोग के 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने इस बैठक में भाग लिया है। अब यहाँ पे बात आई एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ की, तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1998 में। कब? 1998 में। एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? चुनाव अधिकारियों के बीच में अनुभव और बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करना और एक फोरम बनाना, ताकि खुला और पारदर्शी चुनाव को बढ़ावा मिल सके, मदद मिल सके। दोस्तों पारदर्शी चुनाव होगा तो उससे गुड गवर्नेंस होगा और डेमोक्रेसी का जो उद्देश्य है उसको सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों नॉलेज का जो धमाका है वो होने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूँ वर्तमान में कौन क्या है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि राज्यसभा के महासचिव कौन है। तो ये है प्रमोद चंद्र मोदी। मल्लिका अर्जुन खाड़गे कौन है? राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। देखिए नेक्स्ट है 17वीं लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओम बिरला जी हैं। पिनाकी चंद्र घोष का नाम आपने शायद सुना हो, तो ये है लोकपाल। दोस्तों लोकपाल से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ था? 2013 में। कब? 2013 में। विनय मोहन क्वात्रा को मैंने आपको बताया हाल ही में भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अजय कुमार भल्ला कौन है? गृह सचिव हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग के हाल ही में उपाध्यक्ष बने हैं सुमन बेरी। तुषार मेहता कौन है दोस्तों? सॉलिसिटर जनरल है। कौन है? सॉलिसिटर जनरल। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स भारत के महान्यायवादी। तो भारत के जो अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल। देखिए इस पद के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल नंबर 76 में। देखिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम जी का निधन हो गया है। वे किस राज्य से संबंधित थे? फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर पंडित सुखराम हैज पास्ड अवे। ही बिलोंग टू विच वन ऑफ द स्टेट्स? तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित थे। ध्यान से सुनते जाइएगा और हर एक पॉइंट को नोट करना है। दोस्तों इन्होंने अपना राजनीतिक सफर कब शुरू किया? 1963 में। ये 5 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और 3 बार संसदीय चुनाव जीत चुके हैं। नरसिम्हा राव की जब सरकार थी तब ये 1993 से लेके 1996 तक सबसे उच्च पद पर थे। देश के टेलीकॉम मिनिस्टर रह चुके हैं। दोस्तों जब ये पद पर थे तब इनके ऊपर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा और अदालत ने 2011 में इन पर 5 साल की जेल की सजा सुनाई। 1993 से लेकर 96 में टेलीकॉम क्रांति लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। किसे? सुखराम जी को जाता है। दोस्तों इस अवधि में ये भारत में मोबाइल टेक्नोलॉजी को लेकर के आए। भारत में मोबाइल पहली बार जो कॉल हुआ वो 31 जुलाई को हुआ 1995 को। कब?
1995 को 31 जुलाई को भारत में मोबाइल कॉल पहली बार हुई। 1996 में सुखराम के घर पर छापा पड़ा। कब पड़ा? 1996 में। दोस्तों, इन पर गैर कानूनी तरीके से प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने का मामला भी देखने को मिला है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। ये 6th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है और ये बाउंड्री के बाहर जाएगा। तो देखिए, फाइजर ने एशिया के पहले ग्लोबल ड्रग डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन भारत के हाल ही में किस शहर में किया है? तो दोस्तों, कहाँ पे किया है? चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में। दोस्तों, आइए जानते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर के बारे में। दोस्तों, चेन्नई तमिलनाडु में IIT मद्रास के रिसर्च पार्क कैंपस में इन्होंने ग्लोबल ड्रग डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया। ये फाइजर का एशिया में सबसे पहला ग्लोबल ड्रग डेवलपमेंट सेंटर है। कितनी लागत से बना है? 150 करोड़ रुपए से। दोस्तों, फाइजर किस देश की कंपनी है? तो फाइजर न्यूयॉर्क शहर में स्थित, कहाँ की है? न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक अमेरिकी मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन है। दोस्तों, ग्लोबल ड्रग डेवलपमेंट सेंटर में क्या होगा? सेंटर ग्लोबल मार्केट्स के लिए छोटे मॉलिक्यूल्स, इनोवेटिव फार्मुलेशंस और एक्टिव फार्मास्यूटिकल पदार्थों को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। यह सेंटर भारत में विश्व के लिए रिसर्च करेगा। दोस्तों, जो सेंटर है ये 250 से अधिक वैज्ञानिकों और प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार भी प्रदान करेगा। देखिए फ्रेंड्स, खोपड़ी में छेद करने वाला प्रश्न अब आने वाला है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना है। माघर गांव पहला शहद वाला गांव बनने जा रहा है। ये किस राज्य में है? दोस्तों, ये किस राज्य में है? ध्यान से सुनना है। ये महाराष्ट्र राज्य में है। ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का माघर गांव है, जहां पर पहला शहद गांव बनने जा रहा है। दोस्तों, ये 16 मई को, कब? 16 मई को बनने जा रहा है। दोस्तों, माघर गांव की एक स्पेशलिटी है, फीचर है, 100 परिवारों में से 80 परिवार जो है मधुमक्खी पालन के व्यवसाय में लगे हुए हैं। ये खादी और ग्राम उद्योग आयोग हनी बी परियोजना के हिस्से के रूप में यह योजना लागू की जा रही है, जो वहाँ के रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करेगी, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगी, रोजगार के अवसर प्रदान करेगी वहाँ के निवासियों को, वहाँ के लोगों को। दोस्तों, इसका उद्देश्य भी है, इस योजना का भी उद्देश्य है हाई क्वालिटी का शहद का प्रोडक्शन करना। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में जीव विज्ञान से संबंधित, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए, पहली बात करेंगे हम एपीकल्चर। तो एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। एपी मतलब दोस्तों आप याद रखिएगा मधुमक्खी से रिलेटेड, और कल्चर मतलब होता है प्रोडक्शन, यानी मधुमक्खी पालन, व्यापारिक स्तर पर मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। व्यापारिक स्तर पर रेशम पालन कहलाता है सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। दोस्तों, अगली बात करने वाले हैं विटीकल्चर की। व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन को हम कहते हैं विटीकल्चर। केचुआ पालन वार्मिकल्चर कहलाता है। मछली पालन पिसीकल्चर कहलाता है, और फूलों की कृषि कहलाती है फ्लोरिकल्चर। देखिए फ्रेंड्स, 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, ये मेडल किन्हें मिलता है? जो देश के लिए असाधारण सेवा प्रदान करते हैं उन्हें प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक दिया है। दोस्तों, राष्ट्रपति ने 14 परम विशिष्ट सेवा पदक, 4 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 24 अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किए हैं। राष्ट्रपति ने इसके अलावा बात करें, देखिए ध्यान से सुनिएगा, मरणोपरांत 6 सहित 13 शौर्य चक्र भी प्रदान किए हैं। दोस्तों, परम विशिष्ट सेवा पदक जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी 1960 को सशस्त्र बलों के कर्मियों द्वारा प्रदान की गई विशिष्ट सेवा को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड एज दी रॉयल गोल्ड मेडल 2022? तो दोस्तों, हाल ही में बाल कृष्ण दोषी जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। कौन है बाल कृष्ण दोषी? मैं आपको समझाता हूं। तो दोस्तों, ये है आर्किटेक्चर। ये कौन है? भारत के प्रसिद्ध वास्तुकार हैं बाल कृष्ण दोषी। रॉयल गोल्ड मेडल और प्रिटिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार दोनों जीतने वाले एकमात्र इंडियन है। दोस्तों, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स रीवा के अध्यक्ष का क्या नाम है? साइमन ऑलफोर्ड।
इन्होंने अहमदाबाद में बालकृष्ण दोषी को यह पुरस्कार प्रदान किया है। दोस्तों रॉयल गोल्ड मेडल की बात आ रही है तो मैं आपको बताता हूँ ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। जैसा कि आप समझ गए होंगे ये वास्तुकला आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है और ये विश्व का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है वास्तुकला के क्षेत्र में। ये रीबा के द्वारा दिया जाता है, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के द्वारा। पहली बार कब मिला? 1848 में चार्ल्स रॉबर्ट कॉकरेल को प्रदान किया गया। दोस्तों आज का आखिरी धमाकेदार प्रश्न आपके सामने रहा। एक साल में 100 अरब अमेरिकी डॉलर राजस्व पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है रिलायंस। क्या नाम है? रिलायंस। 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही में रिलायंस का जो शुद्ध प्रॉफिट है, लाभ है, ये बढ़कर 16,203 करोड़ हो गया है। इसके पीछे क्या कारण है? तो ब्रॉडबैंड के जो ग्राहक है उसमें वृद्धि हुई है, मैं भी इसका यूज़र हूँ। रिलायंस का फ़ायदा बढ़ चुका है, रिलायंस का प्रॉफिट बढ़ चुका है। और दोस्तों ये रिलायंस है नए नए एनर्जी सेक्टर्स में निवेश कर रहा है। दोस्तों जो रिलायंस का प्रॉफिट है 35% बढ़कर 2.32 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अब करंट अफेयर्स की रसमलाई खाते हैं भाई। करंट अफेयर्स की रसमलाई यानी 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई? 126। दोस्तों भारत का टाइगर स्टेट कौन सा है? एमपी। हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है विनय कुमार त्रिपाठी। भारत के रेल मंत्री का नाम है अश्वनी वैष्णव। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए अपनी नई नीति 2021 का ड्राफ्ट अनावरण किया है? तो दोस्तों ये है तमिलनाडु। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत के हरित ऊर्जा उद्योग ने 2014 से जून 2021 तक कितने अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त किया है? 27 बिलियन डॉलर का। हाल ही में किस देश ने अल्पसंख्यक समुदाय के मंदिरों की देखभाल के लिए हिंदू नेताओं के पहले निकाय की स्थापना की है? चलिए थोड़ा तो अच्छा कार्य किया है पाकिस्तान ने। चलिए फ्रेंड्स 12 मई 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनना है। देखिए, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम आसानी हाल ही में किस देश ने रखा है? तो ये जो तूफान है इसका नाम श्रीलंका ने रखा है। यूं सूक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों ये दक्षिण कोरिया के हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं। हाल ही में किसने गुवाहाटी में असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों अमित शाह। चेसेबल सनवे फॉर्मेंटेरा इंटरनेशनल शतरंज टूर्नामेंट को किसने जीता है? डी गुकेश ने। नेक्स्ट फ्रेंड्स, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 11 मई को। इंडिगो एयरलाइंस के नए चेयरमैन बने, इनका क्या नाम है? वेंकट रमणी सुमंत्रन। सरकार ने राजद्रोह कानून के प्रावधानों पर फिर से विचार करने का फैसला किया है। यह आईपीसी के किस धारा के अंतर्गत आता है? याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह है 124 है। राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? जहां पर 3 टीलों की खुदाई की जा रही है, यह हरियाणा में है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार भारत की पहली डिजिटल जनगणना कब तक पूरी हो जाएगी? तो दोस्तों 2024 तक। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 8 मई को। किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैंने उसे बोला है कि आरबीसी का जो जीवन काल है वो 20 दिन का होता है। नहीं दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये कहा था कि जो इनका जीवन काल होता है औसतन 100 से 120 दिन का होता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को थैलेसीमिया डिसीज हो जाती है, आरबीसी की जो लाइफ होती है वो घट जाती है, 20 डेज हो जाती है। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो क्वेश्चन ये रहा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल आपने आज पढ़ा है, इनका जन्म किस देश में हुआ है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था 12 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने 13 मई के डेली करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। आज के सेशन का टारगेट 4000 लाइक्स का है। मुझे पता है कि आप और हम मिलकर के एक दिन इतिहास रचने वाले हैं। फॉलो करना है क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबाएं ताकि आपके पास करंट अफेयर सबसे पहले पहुंचे। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।